नमस्ते सभी लोगों को। कल हमने वेक्टर के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को सॉल्व किया था। आज हम वेक्टर और परिचय करके कुछ और सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान समझिएगा। पहला सवाल है, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप द्वारा दिया जाता है तब यह सच के साथ निर्मित कोण होगा। तो आपको बताया गया था अगर दो वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर का क्षैतिज के साथ मान लीजिए अल्फा कोण बना रहा है एक सच के साथ, तो इसका क्षैतिज घटक क्या होता है, ए cos अल्फा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, ए sin अल्फा होता है। जहां से कोण नहीं बनता है वो ये sin अल्फा होता है, जहां से कोण बनता है वो क्या होता है, ए cos अल्फा होता है। तो यहाँ पर आपका अगर x सच के साथ बोला तो x में क्षैतिज घटक लेंगे ax, तो ax बराबर क्या हो जाएगा, ए cos अल्फा, तो यानी कि यहाँ से cos अल्फा वाला कोण पूछ रहा है तो ax बाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। x अक्ष पे यानी कि x अक्ष पे क्या दिखाया था, i है, x अक्ष पे i कैप होता है, y अक्ष पे j कैप और z अक्ष पे क्या होता है, k कैप होता है। और x अक्ष का निर्देशांक आपका जो है x अक्ष पे जो यूनिट दिया गया है i कैप का जो गुणा दिया है 4 दिया गया है, तो यानी कि x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरी चीज है a क्या है, a है इस वेक्टर का परिमाण। वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए i कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग प्लस j कैप का गुणांक का वर्ग यानी कि प्लस 3 का वर्ग और प्लस k कैप का गुणांक का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। इसको जोड़ेंगे तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो cos 4 बटा ये हो जाएगा 16, ये 9, ये 12 बनाइए 144। जोड़ोगे तो cos अल्फा बराबर 4 बटा 16 और 9 25, 25 144 169 को वर्गमूल लोगे तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा 13। अल्फा बराबर cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 4 बटा 13। तो यानी कि कोण कितना आ गया अल्फा, x एक्सिस का जो बना कोण है कितना है, तो cos इनवर्स 4 बटे 13। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सही है, डी सही है। कोई डाउट है? इसके बाद बात समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक गेंद जिसकी गति ऊर्जा E है, एक गेंद जिसकी गति ऊर्जा E है 36 से 45 अंश से कोण पे फेंकी जाती है। मान लिया ये बिजली है, यहाँ से 36 से कितने कोण पे, 45 अंश के कोण पे फेंकी जाती है। तो आपको पता होगा अगर कोई गेंद 36 से फेंकी जाती है तो उसका पथ कैसा होता है, जो फॉर्मूला में आपने पढ़ा होगा उसका पथ कैसा होता है, तो विक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगर आप किसी फुटबॉल को किक करते हो तो किस तरीके से जाके गिरता है, परवलयाकार के रूप में। जिस जो पथ अपनाता है उस पथ को परवलयाकार पथ बोलते हैं। आप किसी गेंद को फेंकते हो तो जिस वेग से वो जाके गिरता है, जो पथ अपनाता है, जो रास्ता अपनाता है, उस रास्ते को परवलयाकार रास्ता बोलते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से रास्ता अपनाता है। तो कहा इसका प्रारंभिक वेग u है। मान लिया u वेग से फेंका जा रहा है, कितने कोण फेंका जा रहा है, 45 कोण फेंका जा रहा है। तभी अभी हमने बताया इससे पहले वाले सवाल में, यहाँ से कोण बनता होता है u cos थीटा। अगर ये कोण थीटा होता तो u cos थीटा, जहां से कोण नहीं बनता उसका ऊर्ध्वाधर घटक कहलाता है, वो होता है u sin थीटा, और ये होता है u cos थीटा। ये आपको पढ़ाया जाता है। और आपको ये भी पढ़ा रहा होगा कि उच्चतम बिंदु पर, ये मैक्सिमम पॉइंट जो अधिकतम ऊंचाई पे है, उच्चतम बिंदु पर पार्टिकल का ऊर्ध्वाधर वेग कितना होता है, तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा तभी तो नीचे पार्टिकल आना शुरू होगा, नहीं तो नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता। तो ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। क्षैतिज वेग कितना होता है, क्षैतिज वेग यही है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, वो कितना होगा, u cos थीटा। और क्षैतिज वेग अचर होता है, u cos थीटा होता है। बात क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सवाल पढ़िए। एक गेंद जिसकी गति ऊर्जा E है, ठीक है, गति ऊर्जा E से फेंका जाता है, कितने कोण पे फेंका जा रहा है, थीटा कितना है, 45 अंश कोण बनाते हुए फेंका जाता है। इसकी अपने उड़ान के अधिकतम ऊंचाई, यानी कि अधिकतम ऊंचाई मतलब इस पॉइंट पे, मान लो पॉइंट पे है, अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा होगी। इस पॉइंट पे आपको गति ऊर्जा पूछ रहा है, तो गति ऊर्जा का फार्मूला हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। इसके बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m। अधिकतम ऊंचाई पे वेग कितना, अधिकतम जो ऊर्ध्वाधर वेग तो होता नहीं है, खाली क्षैतिज वेग होता है, वो कितना होता है, u cos थीटा। तो u cos थीटा कितना है, थीटा है 45 अंश, तो आंसर है 45 अंश। तो u cos थीटा और cos 45 अंश का क्या होगा, यहाँ से k बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m। ये कितना है, u स्क्वायर, और cos 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2, और 1/√2 का वर्ग से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। तो अगर अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितना दिया है, e दिया गया, तो यानी कि हाफ m u स्क्वायर आपको दिया गया है। ये कितना दिया गया है, e दिया गया है, e, और नीचे क्या बच रहा है, 2। तो अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसके अधिकतम ऊंचाई पर गति ऊर्जा e/2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है।
बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। यह ऊंचाई वाली एक चट्टान है, ये मान लीजिए चट्टान है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इस चट्टान की ऊंचाई कितनी है, आंसर है ये है, चट्टान की ऊंचाई ये है। चट्टान से एक कण क्षैतिज दिशा में √2gh वेग से फेंका जाता है। क्षैतिज दिशा में किस वेग से फेंका जाता है, क्षैतिज दिशा, या इधर फेंक दो या इधर फेंक दो। यहाँ से, यहाँ मान लो आप चट्टान में बैठे हुए हो और कंकड़ फेंक रहे हो, तो क्षैतिज से ये ऊंचाई पर आप फेंक रहे हो, और यहाँ से जब फेंक रहे हो तो कितने वेग से फेंक रहे हो, उसका वेग u बराबर कितना है, प्रारंभिक वेग √2g कैपिटल H। इसकी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H है, तो कैपिटल H ले लेते हैं। तो √2gh वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण के समय उसके पथ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा है। प्रक्षेपण के पथ पे उसका वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अगर ये पूरा सर्कल बनता तो सर्कल बनता त्रिज्या ही होता है, सेंटर का पता होता है, यानी परास पूछ रहा है, क्षैतिज परास पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है क्षैतिज परास बराबर, क्षैतिज परास r बराबर होता है, अगर पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई से फेंका जा रहा है तो r बराबर होता है √2h/g। कितना होता है, 2h/g। तो उसका यहाँ से फेंकने में यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम t बराबर √2h/g। इसमें कैसे आया, इसमें कैसे आया, तो आप जानते हो h बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ gt²। क्षैतिज में त्वरण क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि पार्टिकल क्षैतिज में फेंक रहा है, तो क्षैतिज में त्वरण 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, g 0 होगा 0, तो h बराबर ut, h बराबर कितना है ut। और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना है, तो √2gh है, h बराबर कितना हो जाएगा, √2h/g। और क्योंकि क्षैतिज में दूरी कितना चल रहा है, r चल रहा है, इसी h को क्या कर देते हैं, तो r बराबर u√2gh। बात क्लियर हो गया, सूत्र कैसे आया होगा। तो क्षैतिज परास से r पूछा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या का मान बताइए, तो इस सूत्र पे रख देते हैं। तो r बराबर कितने वेग से फेंका जा रहा है, वेग आपको दिया गया है u कितना दिया गया है, √2g कैपिटल H, और यहाँ पर 2, और ये कितना है, ऊंचाई कैपिटल H दिया, कैपिटल H/g। कोई डाउट है, इसको ऐसे भी लिखता हूँ √r, पूरे में अंडर रूट लगा दे रहा हूँ, इसको पूरे में लगा, तो इसमें अंडर रूट अलग अलग है, नहीं ठीक लग रहा तो पूरे में लगा देते हैं, 2gh और पूरे क्या 2h/g। h से h क्या हो जाएगा, सॉरी g से g क्या हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो दूरी कितना हो जाएगा 4h²। वर्गमूल ले लीजिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, और h² का वर्गमूल कितना होगा, h होगा। तो क्षैतिज परास कितना हो जाएगा, अंडर रूट, सॉरी आपका जो 2h कितना हो जाएगा, उसका वक्रता त्रिज्या का मान 2h हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। तो ये सवाल है, बढ़िया सवाल है और पेपर में आता है। अगला 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर एक गेंद फेंकी जाती है, किधर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर, फ्रंट में याद रखना, ऊपर की ओर। प्रथम सेकंड में औसत गति होगी, तो प्रथम सेकंड में उसका मतलब पहले सेकंड में t कितना दिया है 1 सेकंड, तो प्रथम सेकंड में औसत गति होगी, ध्यान देना। तो आप जानते हो पहला समीकरण v बराबर u प्लस कितना होता है, at होता है, v बराबर u प्लस at, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर जब पार्टिकल फेंका जाए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण आपका जो है क्या लगेगा, g लगेगा, इसमें a के स्थान पे g रखेंगे, और क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगेगा। बात क्या हो रहा है ना, पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका रहा है तो त्वरण क्या होगा, त्वरण लगातार घटेगा उसका, तो त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका सूत्र क्या होगा, v बराबर u माइनस gt। उसकी औसत गति पूछा तो v बराबर क्या होगा, u। प्रारंभिक वेग दिया गया है u कितना 20 मीटर पर सेकंड, और g आपको नहीं दिया है तो 9.8 कर लीजिए, और t 1 सेकंड में, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 9.8 घटा दीजिए, तो v बराबर 20 में से 9.8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बढ़ जाएगा 0 बढ़ाएंगे 2, ठीक है ना, 2 लास्ट में इसके है और इसके है, ठीक है। और यहाँ से आपका 20 में सॉरी 19 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा 10, तो 10.2 मीटर पर सेकंड। वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी उसका वेग कितना होगा 10.2 मीटर पर सेकंड। इस चीज पे ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। बात लगेगा, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, एक समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। एक हवाई जहाज इस तरीके से मूव कर रहा है, हवाई जहाज मूव कर रहा है,
और यहाँ से एक पत्थर गिराया जा रहा है। यहाँ बैठा हुआ पायलट, ये है आपका पायलट जो आपका जो है उस पत्थर को देख रहा है। करा एक पायलट जो इस पत्थर को देख रहा है, जो नीचे गिर रहा है, उस पत्थर का पथ कैसा होगा? तो आंसर है जो पायलट देख रहा है, तो पायलट को उसका पथ कैसा, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, तो आपके नीचे की तरफ गया, तो इस पायलट को इस पत्थर का जो आपका रास्ता होगा वो कैसा दिखाएगा? आंसर है सीधी रेखा में दिखता है। किस तरीके से दिखेगा? सीधी रेखा। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछा होता कि एक जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है जमीन पे, उस जमीन वाले व्यक्ति को पत्थर कैसा दिखेगा, उसका रास्ता कैसा दिखेगा, तब उसका रास्ता कैसा होगा? आंसर परवलयाकार होगा। कैसा होता? परवलयाकार होगा। बात क्या हो रहा है? तो एक समान गति से चलते हुए एक हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर पर उस जो पायलट बैठा हुआ है यहाँ पर, उस पायलट को उसका रास्ता कैसे दिखता है? आंसर है सीधी रेखा में दिखेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने समझा, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज पूर्व दिशा में 10 मीटर पर घंटे के वेग से, कितने वेग से? 10 मीटर पर घंटे के वेग से चल रहा है। एक दूसरे जहाज जो उत्तर दिशा में 30 मीटर पर सेकेंड से पूर्व दिशा में अग्रसर है, 30 डिग्री पूर्व दिशा में अग्रसर है, का वेग ताकि यह सर्वदा प्रथम जहाज के उत्तर दिशा में रहे। ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। आप जानते हो कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और यू वाई एक्सिस है। ये डायरेक्शन क्या होता है? पूर्व, और ये क्या होता है? उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। तुम्हारा एक कण जो एक जहाज पूर्व दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, इधर कितने वेग से मूव कर रहा है जहाज? इधर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से मूव कर रहा है। और कह रहा है एक दूसरा जहाज जो उत्तर दिशा में 30 अंश पूर्व दिशा में मूव कर रहा है, उत्तर से 30 अंश, उत्तर ही है तो उत्तर से 30 अंश मूव कर रहा है, मतलब ऐसे मान लीजिए मूव कर रहा है, तो यहाँ से कितने अंश मूव कर रहा है? 30 अंश। तो यहाँ से 30 अंश मूव कर रहा है, तो यहाँ से कितने मूव करेगा? 60 अंश। टोटल 90 अंश होता है, तो यहाँ से 60 अंश मूव करेगा। तो कह रहा प्रथम जहाज का वेग ज्ञात करें जो हमेशा उत्तर दिशा में मूव करे। प्रथम जहाज का वेग ज्ञात करो जो उसके उत्तर दिशा में रहे, सर्वदा उत्तर दिशा में ही बना रहे। तो इस प्रथम जहाज का आप वेग ज्ञात करो जो हमेशा जानवर के उत्तर दिशा में बना रहे। तो इसका वेग कितना होगा? तो आप जानते हो 60 अंश है, तो अगर मान लो इसका वेग v है तो ये 60 अंश है। मान लीजिए ये वेग पूछ रहा है, ये वेग पूछ रहा है कि हमेशा उत्तर दिशा में इसका वेग बना रहे, मतलब इस तरीके से हमेशा बढ़ता रहे। तो मान लीजिए उत्तर दिशा में इसका वेग v है, और अगर इसका वेग v है तो इसका क्षैतिज घटक होगा v cos थीटा। थीटा कितना है? क्षैतिज से जो कोण बनाएगा 60 अंश, और ये कितना होगा? v sin 60 अंश होगा। तो यहाँ से अभी मैंने बताया, तो v cos 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा? v cos 60 अंश बराबर vx, और vx कितना दिया गया? एक दिशा में इसका वेग दिया है 10, तो ये 10 दिया गया, तो 10 बराबर क्या है? v cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? 10 बराबर v cos 60 अंश का मान कितना होता है? तो आंसर है cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा? इसका गुणा कर दिए 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर यानी उत्तर दिशा में बने जाने के लिए उसका वेग कितना होना चाहिए? 20। यहाँ क्या है? सारे एक किसमें दिया गया है? मीटर पर घंटे में दिया गया है, सारे किलोमीटर होना चाहिए, किलोमीटर, तो ऑप्शन किलोमीटर में, तो किलोमीटर पर घंटे में, तो यहाँ किलोमीटर पर घंटे में है, तो ऑप्शन किसमें आएगा? तो किलोमीटर पर घंटे में आएगा। किसमें आएगा? किलोमीटर पर घंटे में। बात समझ में आ गया होगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर होगा इसका आंसर, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक नाव जिसकी शांत जल में 4-5 किलोमीटर है, शांत जल में 4-5 किलोमीटर है। 1 किमी चौड़ी नदी को आपका सबसे छोटे समूह से पार करने में 15 मिनट लेती है। नदी के जल का किलोमीटर पर घंटे में वेग बताइए। किलोमीटर पर घंटे में वेग है। ध्यान देना, एक नदी है और इसको सबसे करा है कि सबसे छोटे मार्ग से, सबसे छोटा मार्ग कौन होगा? यही होगा। और मान लो नदी ऐसे बह रही है तो इसको किस दिशा में तैरना चाहिए? तो आपने पढ़ा रहा होगा, यहाँ से मान लीजिए अल्फा कोण, उस कोण पे तैरना चाहिए, जिससे पानी से ढकेलता इसको इधर ले आएगा। तो सबसे छोटा मार्ग ये सबसे छोटे मार्ग को पार करेंगे। इसलिए एक सूत्र याद रखिएगा, एक सूत्र होता है जिससे आप सवाल को हल कर पाएंगे। सूत्र क्या होता है? वी आर कवर बराबर वी आर कवर माइनस वी कवर। ध्यान देना,
माइनस वी आर कवर माइनस वी वी कवर। तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, वी आर कवर माइनस वी वी आर कवर माइनस वी 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 कवर। इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझना। नाव की शांत जल में चाल दिया गया है, यानी कि जल के सापेक्ष नाव की चाल दिया गया। शांत जल में चाल मतलब जल के सापेक्ष, बोला शांत जल में नाव की चाल दिया गया। शांत जल में बोल रहा है लेकिन जल के सापेक्ष नाव की चाल वी वी आर दिया गया है। आपको वी वी आर कितना दिया, 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लगा देते हैं वी वी आर बराबर 5 किलोमीटर पर कितना दिया, आवर दिया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, नदी के जल का वेग, यानी कि वी आर आपसे पूछ रहा है, वी आर रिवर की वेग, वी आर आपसे फाइंड करना, यानी कि वो नाव की चाल आप निकाल लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है, कितना दूरी चलेगा, नदी कितनी चौड़ी है, नदी की चौड़ाई एक किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगा 1, और समय कितना होगा, समय है 15 मिनट, क्योंकि यहाँ घंटे में दिया गया है, तो 15 मिनट घंटे में बंदों को कितना हो जाएगा, 15/60 घंटे। 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 घंटे कितना हो जाएगा, 15, और 15 के ऊपर कितना हो जाएगा, 60। यानी कि नाव का वेग कितना है, 4 है। नाव का वेग कितना है, 4 है। नाव का वेग आ गया, और वी वी आर यानी कि नदी के सापेक्ष नाव का वेग कितना है, 5 इसका स्क्वायर माइनस नाव का 4। नाव की चाल कितने हैं, जब नदी बह रही है तो नाव की चाल कितना है, शांत जल में नदी के सापेक्ष नाव की चाल है, नदी जब बहने लगी है तब नाव की चाल कितना है, 4 आ रहा है यहाँ से। और वी आर के स्क्वायर, इसको हल कर देते हैं तो कितना, 5 कवर कितना होता है, 25, और माइनस 4 कवर 9, 4 कवर 16। तो 25 में से 16 हटाएंगे 9 आएगा, तो वी आर कवर बराबर कितना हो जाएगा, वी आर कवर मूल ले लो तो आर का 9 कवर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि किसमें दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो सिंपल सवाल है, दूरी किलोमीटर में आएगी 3 किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर दिया नहीं, 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या सही है, कोई डाउट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 किलोग्राम द्रव्यमान का एक समतल सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, इसको 30 मीटर दूरी विरामावस्था में चलने के लिए आवश्यक मंदल बल का मान होगा। ध्यान देना, तो इस सवाल को यम दिया गया कितना, 900 केजी, मतलब जो कार है उसका द्रव्यमान 900 केजी है, 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 30 मीटर की दूरी तय करना, यस बराबर कितना है, 30 मीटर। ठीक है, लाने में आवश्यक मंदक बल ज्ञात करो। तो मंदक बल बराबर क्या होता है, यम बराबर यम होता है। तो यम तो दिया है, ए नहीं दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण निकालने के लिए आप कौन सा सूत्र लगाओगे, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना, 2as। क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, कोई डाउट है। इसके बाद क्या है, क्योंकि उसको विरामावस्था में लाना पार्टिकल को, तो जब विरामावस्था में आ रहा है तो 30 मीटर दूरी तय करने को, उसको विरामावस्था में लाने के लिए, तो विरामावस्था में लाने के लिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो है 0 हो जाएगा। अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग 0 और प्रारंभिक वेग दिया कितने से चल रहा है, उसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 के स्क्वायर और प्लस 2a, कितना दूरी तय करना है, तो दूरी कितना दिया है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 400। बताइए,